नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि तिवारी। हर बार जब मैं आता हूं और किसी कहानी किसी वाकये की शुरुआत करता हूं तो मुझे लगता है कि उसके कुछ शॉकिंग पार्ट्स या एलिमेंट के बारे में पहले आपको बताऊं और उसके बाद फिर उसकी डिटेलिंग करूं। लेकिन फिर अगले ही पल मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूं कि नहीं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही बताऊंगा हो सकता है कि स्टोरी का कुछ हिस्सा रिवील हो जाए और आप लोगों के सुनने और देखने का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए। तो इस बात को याद करते हुए आइए बिल्कुल शुरुआत करते हैं शुरू से, जहां से इस सिलसिला वारदात की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 2021 यानी इसी साल हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक आदमी पहुंचा। उसका नाम था कावला अनाथैया। कावला अनाथैया ने पुलिस को यह कहा कि उसकी पत्नी कावला वेंकटम्मा वो 2 दिन पहले से यानी 30 दिसंबर की सुबह से गायब है। 30 दिसंबर 2020। ये अनाथैया और उसकी पत्नी वेंकटम्मा ये लोग शराब और ताड़ी बेचने का काम करते हैं। और जब कावला अनाथैया ने आकर कहा कि मेरी पत्नी गायब है 30 दिसंबर की सुबह 8 बजे से, और उसने रिपोर्ट लिखवाई 1 जनवरी 2021 को, तो पुलिस ने फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज की और उससे कहा कि ठीक है, तुम घर जाओ, मैं हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तुम भी अपने लेवल पर सर्च करने की कोशिश करो, नाते रिश्तेदारों में पूछो कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, कहाँ हो सकती है। और वो अनाथैया ने इस तरह से रिपोर्ट दर्ज करा दी और वो घर लौट आया। पुलिस ने अब जांच शुरू की और 1 तारीख से लेके 2, 3, 4, तो इस तरह से तकरीबन 4 दिन गुजर गए और पुलिस को ये जो लेडी है कावला वेंकटम्मा, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इसी बीच जुबली हिल्स पुलिस को एक और जानकारी मिली। वो जानकारी ये थी कि घाटकेसर पुलिस स्टेशन एक दूसरी लोकेलिटी है। तो घाटकेसर पुलिस स्टेशन में एक अंकुशपुर गांव है। उस अंकुशपुर गांव से रेलवे लाइन गुजरती है और उस रेलवे लाइन के पास एक महिला की लाश पड़ी है। इस तरह की खबर जो है वो जुबली हिल्स पुलिस को मिली। चूंकि जुबली हिल्स थाने में एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, तो पुलिस ने देर नहीं की। पुलिस फौरन वहां पहुंची घाटकेसर, और वहां पर जाके जब पुलिस ने अंकुशपुर रेलवे ट्रैक के पास जो डेड बॉडी मिली थी, जो रिकवर की गई थी, उस डेड बॉडी को जब देखा, जब उसके फीचर्स और ये गायब महिला के फीचर्स का जब पुलिस ने मिलान कराया, तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि ये लाश जो है वो कावला वेंकटम्मा की ही हो। अब पुलिस ने फौरन उसके पति कावला अनाथैया को बुलाया और कहा कि आओ, देख के डेड बॉडी ज़रा पहचानने की कोशिश करो, कहीं ये तुम्हारे धर्मपत्नी की लाश तो नहीं है। अनाथैया पहुंचा और उसने देखा, और देखने के बाद वो दहाड़े मारकर रोने लगा। आप समझ गए होंगे क्यों रोने लगा। वो लाश जो है वो वेंकटम्मा की ही थी, यानी कावला अनाथैया की पत्नी की ही थी, जो गायब हो गई थी। और लाश की हालत ऐसी थी, रेलवे ट्रैक के पास वो लाश पड़ी तो थी, लेकिन लाश की हालत ये बता रही थी कि उसकी मौत ट्रेन से कटकर या किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल किया गया। क्योंकि उसका सिर जो है भारी पत्थर से कुचला हुआ था और इसके साथ ही उसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जलाया भी गया था। मतलब चेहरा पूरी तरह म्यूटिलेटेड था, डिस्टॉर्टेड था। और वो कातिल ने शायद इसलिए किया था कि मरने वाली की पहचान न हो सके, और जब पहचान ही नहीं होगी तो जाहिर है फिर कत्ल का मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं, तफ्तीश होनी भी मुश्किल हो जाएगी। ये उसका इरादा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर चेहरा भले कुचल दिया गया, लेकिन जो बॉडी फीचर्स है, जो उसकी साड़ी है और दूसरी चीज़ें हैं, वो सब देखकर उसके पति ने पहचान कर ली कि ये कावला वेंकटम्मा की लाश है। पुलिस ने और उसके पति ने देखा, गौर किया कि उसके जिस्म पर जो चांदी के जेवर थे, जो गहने थे, वो भी गायब है। तो इस तरह से ये मामला पुलिस को लूटपाट का लगने लगा। लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ी तसल्ली करना चाहती थी। पुलिस थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कातिल किसी और वजह से मारते हैं और उसको लूट का रंग देने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला कुछ ऐसा तो नहीं था। तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। और
लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो तभी हो पाता जब पुलिस कातिल का पता लगा पाती। तो यहाँ पुलिस ने जो मरने वाली महिला है उसकी पहचान तो एस्टेब्लिश कर ली। प्राइमा फेसाई पुलिस को यह भी लगने लगा कि शायद लूट के लिए हत्या हुई है, लेकिन जिसने कत्ल किया था उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई थी, यानी कातिल का पता पुलिस नहीं लगा पाई थी। तो इसके लिए पुलिस ने, चूंकि महिला की हत्या हुई थी, तो पुलिस ने एक टास्क फोर्स फॉर्म की, हैदराबाद की पुलिस ने, और ये इस टास्क फोर्स का नाम है टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद, और हैदराबाद सिटी पुलिस। तो इन्होंने, इस टास्क फोर्स ने जो है उस महिला के कत्ल के मामले की तफ्तीश शुरू की, और इस कोशिश में जिस इलाके में लाश मिली थी, जैसे अंकुशपुर रेलवे ट्रैक, घाटकेसर, और उसके पास का एक और इलाका है यूसुफ गुडा टोडी कंपाउंड, ये सब जो आसपास की पूरी लोकेलिटी है, प्लस वेंकटम्मा जहाँ रहती थी जुबली हिल्स के इलाके में, वहाँ उसके घर के आसपास की लोकेलिटी, इन सारी जगहों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने एग्जामिन करने शुरू किए। ये आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है पुलिस की। जब पुलिस किसी मामले की छानबीन करती है तो वो मोबाइल का डंप डाटा, सीडीआर मतलब मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड उसका, और सीसीटीवी फुटेज, ये सब चीज़ें पुलिस देखती हैं। तो इस मामले में भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने कम से कम 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वो एनालाइज किए। पुलिस को एनालिसिस करनी पड़ी, और इतना एनालिसिस करने के बाद पुलिस को एक संदिग्ध शख्स पर पुलिस की निगाह टिकी, और उस संदिग्ध शख्स पर निगाह टिकने की दो वजहें थी। एक वजह तो ये थी कि वो शख्स जो है उस कत्ल वाली जगह पर, रेलवे स्टेशन के आसपास, एग्जैक्टली जहाँ पर हत्या हुई, ना तो उस जगह पर और ना ही जहाँ पर वो बॉडी डंप किया गया उस जगह पर, वहाँ पर तो नहीं, लेकिन दूसरे जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर वो सस्पेक्टेड आदमी पुलिस को नज़र आया। और साथ ही चूंकि एक महिला की हत्या हुई थी और उसका पति बता रहा था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और नहीं मेरी बीवी कावला वेंकटम्मा की किसी से दुश्मनी थी, तो पुलिस को यह भी लगने लगा कि इस तरह की हत्या और कौन कर सकता है। पुलिस ने उस शहर में जो दूसरे इस तरह के पुराने बदमाश हैं उनके बारे में भी पता करने की शुरुआत की। तो इस कोशिश में पुलिस को एक आदमी पर शक हुआ। उस आदमी का नाम था मैना रमोलू। ये मैना रमोलू जो है उसने पहले भी इस तरह की हत्याएं की थी, और ख़ासकर महिलाओं की हत्याएं की थी। तो मैना रमोलू को जो है वो पुलिस की रडार पर वो आ गया, और साथ ही उसकी तस्वीरें भी कुछ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि मैना रमोलू ने ही इस मर्डर केस को अंजाम दिया हो। फ़ौरन पुलिस टीम, जैसा मैंने आपको बताया कि टास्क फोर्स बाकायदा बनाई गई थी, उसने मैना रमोलू को इंटरसेप्ट किया, और हैदराबाद में ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जिस जगह से गिरफ्तार किया वो जगह है राचाकोंडा। तो राचाकोंडा से मैना रमोलू को एक महिला की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब मैना रमोलू से पूछा कि भाई तुमने मारा है, तो पहले उसने, जाहिर है किसी भी, कोई भी कातिल कबूलता तो है नहीं, पहले उसने इनकार किया, मना किया, बेकसूर बताया अपने आप को। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने बताया कि हाँ उसने कावला वेंकटम्मा की हत्या की थी। माफ़ कीजिएगा, फ़ोन आ गया है, और मैं अभी इसको साइलेंट करता हूँ। मैंने कुछ आज मैं साइलेंट करना भूल गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, और उससे जब पूछताछ की तो उस आदमी ने कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने इस महिला की हत्या की थी। और रीज़न जो उसका बताया, उसने कहा कि मैं लूटपाट करना चाहता था, और मैं उससे जो है वो सेक्सुअल फेवर भी चाहता था, और वो सारी चीज़ें अवेल करने के बाद इसको मैंने पैसे भी दिए थे, मैंने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए पैसे भी दिए थे, और फिर उसके जेवर वगैरह मैंने लूटे, और उसके बाद मैंने उसकी हत्या कर दी। तो ये मैना रमोलू जो है वो पुलिस की रडार में पहले भी आ चुका था। कैसे आ चुका था, क्यों आ चुका था, क्या करता था, ये इसके बारे में आपको और बताऊंगा। लेकिन जब इससे और पूछताछ हुई तो इसी पूछताछ में उसने एक और महिला की हत्या की बात भी कबूल कर ली, और उसने बताया कि 10 दिसंबर 2020 को उसने साइबराबाद इलाके के बालानगर में एक और गुमनाम महिला की हत्या की थी। उस महिला को भी जो है उसने पैसों का झांसा दिया, और उसने ल्यूर किया फिजिकल रिलेशनशिप के लिए,
और ल्यूर करने के बाद, बहलाने फुसलाने के बाद उसे किसी सुनसान जगह पर लेकर गया और आप कह सकते हैं कि उसके साथ उसने ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद जो है उसे भी शराब पिलाई और उसकी भी हत्या कर दी। और इस तरह से ये जब मैना रमोलू गिरफ्तार हुआ तो इसने एक ही झटके में दो दो महिलाओं के कत्ल की बात कबूल कर ली। लेकिन अब जब पुलिस ने इसका पुराना बही खाता निकाला, हालांकि ये पुलिस के रडार पर था ज़रूर, बदमाश है ये भी पुलिस जानती थी, लेकिन पुलिस को इस बात की भी हैरानी थी कि ये बंदा अभी बाहर कैसे है, क्योंकि हमेशा हर थाने की पुलिस को उसके बारे में जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। जिस थाने में उसके ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा दर्ज होंगे, जहाँ पर उसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई होगी, वहाँ की पुलिस तो जानती होगी। लेकिन किसी नए जगह पर अगर क्राइम होगा तो हो सकता है कि वहाँ की पुलिस उसके बारे में इतना न जानती हो। तो जब पुलिस ने उसके बारे में और डिटेल खंगाला तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। और इनमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये था कि ये मैना रमोलू नाम के इस आदमी ने 2003 से इस तरह महिलाओं की हत्या करने का सिलसिला शुरू किया था और अब 2021 तक वो इस तरह की हत्याएं कर रहा था। और 2003 से लेकर अब तक उसने 16 महिलाओं की हत्याएं की, यानी 16 औरतों की उसने जान ले ली। ये एक भयानक सीरियल किलर था जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करता था। इन महिलाओं को वो जो है शराब पीने पिलाने के बहाने से और जैसा मैंने आपको बताया सेक्सुअल फेवर मांगने के बहाने से फंसाता था, उन्हें पैसे देता था और किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उनकी हत्या कर देता था। और हत्या कभी किसी भी तरीके से करता था, कभी गमछे से गला घोंट देता था, कभी किसी पत्थर से सिर कुचल देता था। और इस तरह 2003 से लेकर अब तक उसने 16 हत्याएं की। अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी इतने सालों तक घूम घूम कर इतनी महिलाओं का कत्ल कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो इस भयानक सीरियल किलर के जीवन की इन दो कहानियों के बारे में, इन दो पहलुओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो मैना रमोलू था, इस पर जब इसने 2003 में कत्ल किया और ये पकड़ा नहीं गया और इसके बाद इसके कत्ल का सिलसिला चलता रहा। और इस तरह से जब इसने 3 हत्याएं कर ली, उसके बाद ये पहली बार पुलिस की जद में आया, पुलिस की गिरफ्त में आया। और क्राइम की भाषा में या पुलिसिंग की भाषा में जब आदमी रुक रुक कर एक एक करके 3 या उससे ज़्यादा हत्याएं करता है तो उसे सीरियल किलर कहते हैं। तो यहाँ मैना रमोलू जो है वो सीरियल किलर बनने के बाद ही गिरफ्तार हुआ, उससे पहले 1 या 2 हत्या करने के बाद वो पकड़ में नहीं आया था। तो जब 3 हत्याओं के बाद वो पकड़ में आया तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और पहली बार उसे सज़ा सुनाई गई थी 2011 में, जब 21 फरवरी 2011 को उसे सज़ा सुनाई गई। और ये सज़ा जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जो हैं उनकी अदालत से ये सज़ा सुनाई गई। वहाँ किसी महिला की हत्या इसने की थी और उसमें इसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई और 500 रुपये का जुर्माना भी इस मैना रमोलू पर लगाया गया और इसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में इसने कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें की, इसने अपना बिहेवियर कुछ ऐसा दिखाया कि पुलिस वालों को ये लगने लगा कि ये बंदा जो है वो पागल है और इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। तो उसे जेल से फिर जो मेंटल असाइलम जिसे पागलखाना कहते हैं या मनोचिकित्सकों मतलब मनोचिकित्सालय कहते हैं, वहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया और वो तारीख थी 1 दिसंबर 2011। 21 फरवरी 2011 को सज़ा हुई। इसके बाद फरवरी से लेकर दिसंबर तक वो जेल में रहा। लेकिन 1 दिसंबर, पूरा दिसंबर नहीं, फरवरी से लेकर नवंबर तक वो जेल में रहा और 1 दिसंबर 2011 को इसको मानसिक चिकित्सालय अरगड्डा में ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ इलाज के लिए इसको भर्ती कराया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा वहाँ पहुँचा तो ज़रूर, पूरे 1 महीने रहा, 1 या 2 दिन कम। और 30 दिसंबर 2011 की रात को ये और इसके साथ 5 और इनमेट्स यानी 5 और जो कैदी भी थे और मानसिक रोगी भी थे, वो उस अरगड्डा वाले मानसिक
चिकित्सालय से फरार हो गए, भाग गए। इसके बाद पुलिस इसे ढूंढती रह गई, लेकिन ये पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अब इसे आप पुलिसिंग की कमी कह सकते हैं, और हो सकता है कि पुलिस का फोकस इस पर इतना नहीं रहा हो। पुलिसिंग की कमी तो कहेंगे ही, और क्या वजह होगी। तो इसके बाद, भागने के बाद, इसने ताबड़तोड़ हत्याएं की। एक साल में नहीं, रुक रुक कर ये साल दर साल हत्याएं करता रहा। और भागने के बाद इसने, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने 9 महिलाओं की हत्याएं की। बोवेनपल्ली पुलिस स्टेशन के हद में इसने 2 महिलाओं की हत्या की। फिर चंदानगर पुलिस स्टेशन के हद में इसने और 2 महिलाओं की हत्या की। इसके बाद डुंडीगल पुलिस स्टेशन की हद में इसने एक और महिला की हत्या की। और इसके बाद इसने 5 हत्याएं और की। तो इस तरह कुल मिलाकर इसने फरार होने के बाद 9 हत्याएं की। गिरफ्तार होने से पहले ये 3 हत्याएं कर चुका था। तो इस तरह से कुल 12 हत्याएं इसके हिस्से अभी तक दर्ज हो चुकी थी। और इसके बाद 9 हत्याएं करने के बाद ये एक बार फिर से पुलिस की पकड़ में आया। और वही मोडस ऑपरेंडी, वही हैरान करने वाला इसका तरीका, वो ये था कि ये महिलाओं को बहलाता फुसलाता था और उनसे रिलेशन बनाने की बात करता था, उनको पैसे देता था, सुनसान जगह पर ले जाता था, उनकी हत्या कर देता था, चेहरे बिगाड़ देता था, और जो भी उनके पास रुपए पैसे होते थे वो लूट कर भाग जाता था। और इसके लिए वो ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जो महिलाएं अकेली होती थी। और ज़्यादातर उसने इस तरह की महिलाओं को टारगेट किया जो हैदराबाद और आसपास के इलाकों में शराब का या ताड़ी बेचने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये लगातार अपनी शिकार महिलाओं की तादाद बढ़ाता जा रहा था और एक भयानक खूंखार सीरियल किलर बन चुका था। तो 9 हत्याओं के बाद ये फिर से पकड़ा गया। और फिर से जब पकड़ा गया तो इसकी गिरफ्तारी हुई 13 मई 2013 को। और जब दूसरी बार जब पकड़ा गया तो बेशक इस बीच में उसने 9 हत्याएं की थी, लेकिन 5 हत्याओं के मामले में इस पर मुकदमा चल रहा था। बाकी हत्याओं के मामले में तब तक, शुरुआती छानबीन तक, पुलिस को जानकारी नहीं थी। और इन 5 हत्याओं के मामले में उसे फिर से जेल में बंद भी किया गया जब गिरफ्तार हुआ तो। लेकिन 2013 को ये गिरफ्तार हुआ, मैंने आपको बताया, दूसरी बार। इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को इसने अपने खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों को लेकर जो है, इसने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील दायर की और कहा कि उसे ज़मानत दी जाए, उसे छोड़ा जाए, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उसे कुछ मामलों में दोषी बताया है, लेकिन वो सीरियल किलर नहीं है, आरोप उस पर झूठे आरोप हैं। और उसने जब तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील दी तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इतना खूंखार सीरियल किलर, जिस पर पहले भी कत्ल के इल्ज़ाम थे, और सिर्फ इल्ज़ाम नहीं थे, लाशें बरामद हो रही थी, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सबूत जाहिर है कुछ ना कुछ तो पुलिस के पास भी रहे होंगे जो इतने 12-13 हत्याओं के दौरान पुलिस ने कलेक्ट किए होंगे, वो सारे सबूत अदालत में पेश किए जा रहे थे। और इसको जो है अपील करने के बाद इसको ज़मानत मिल गई और एक बार फिर से ये खूंखार सीरियल किलर जेल से बाहर आ गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद इसका जो नेचर है, जो रवैया है, वो नहीं बदला और इसने फिर से महिलाओं की हत्या करने की शुरुआत कर दी। इसके बाद इसने 2 हत्याएं की, एक शमीपेट थाना इलाके में और दूसरा पाटन चेरू थाना इलाके में। और इस तरह से ये ताबड़तोड़ हत्याएं करता रहा और सिर्फ महिलाओं को शिकार बनाता रहा। फाइनली अब फिर से जब उसने नए साल में, जैसा मैंने आपको बताया, 1 जनवरी को कंप्लेंट उस आदमी ने दी थी और 30 जनवरी को वो महिला गायब हुई थी, तो 30 जनवरी को ही उसने वो 30 दिसंबर को वो महिला गायब हुई थी 2020 में। तो 30 दिसंबर को उसने हत्या की और उससे पहले जो है उसने 10 दिसंबर को एक और हत्या की थी। तो नए साल में वो बेशक गिरफ्तार हुआ और 2 हत्याओं के लिए गिरफ्तार हुआ। और इस तरह से जेल से भागना और ज़मानत मिलना, इसका फ़ायदा उठाकर इतना खूंखार सीरियल किलर, हमारे न्यायिक व्यवस्था की कमी है ये कि इसने एक एक करके 16 महिलाओं की जान लेने में वो कामयाब हो गया। मुझे तो लगता है कि अगर वो अभी गिरफ्तार नहीं होता, हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स ने उसे नहीं पकड़ा होता, तो हो सकता है कि अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको ये वाक़या बता रहा हूँ, हो सकता है वो कुछ और महिलाओं की जान ले चुका होता। तो थैंक्स टू हैदराबाद पुलिस जिसने पकड़ा। और आप कह सकते हैं कि पहले ही पुलिस ने पकड़ा होता, उस बात के लिए तो खैर पुलिस पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन अभी जब पुलिस ने पकड़ा है तो ये कमेंडेबल, यानी एक सराहनीय काम है जिसके लिए पुलिस की तारीफ भी होनी चाहिए। पहले पकड़ा होता तो और अच्छी बात होती। तो इस तरह से खूंखार सीरियल किलर को हैदराबाद पुलिस ने पकड़ा और अब
उसका जो कत्ल का ग्राफ है वो बढ़कर 16 हो चुका है, और ये 16 कत्ल उसने पिछले तकरीबन 18 सालों में किए हैं, जो एक भयानक रिकॉर्ड है। और अब हैदराबाद के लोगों के अलावा, पुलिस के अलावा जो हैदराबाद के लोग भी हैं, वो ये कहानी सुनकर जो है उन घबराए हुए हैं, मतलब सिहरन है लोगों में। अब सवाल ये है कि इसने इतनी हत्याएं क्यों की, और इसने महिलाओं को ही इस तरह से टारगेट क्यों किया। तो इसका भी जवाब जो है मैं आपको देता हूं। ये जो बंदा है मैना रमुलू, इसका जन्म तेलंगाना के संगीरेड्डी ज़िले के कंडी मंडल इलाके में हुआ था। और जब इसकी उम्र सिर्फ तो नहीं कहूँगा, जब इसकी उम्र 21 साल की थी, जब ये नौजवान था, तब इसके माता पिता ने उसकी शादी एक लड़की से कर दी। लेकिन इसकी पत्नी जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी, उसका किसी और के साथ अफेयर था, और शादी के कुछ ही समय के बाद उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैना रमुलू को छोड़कर फरार हो गई, भाग गई। इसके बाद मैना रमुलू नाम के इस सिर फिरे इंसान ने, वो अपनी बीवी से तो बदला नहीं ले पाया, उससे वो लड़ झगड़, मतलब उसका तो कुछ वो बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन इसके बाद इस सिरफिरे इंसान ने महिलाओं की हत्या करने का, समझ लीजिए कि ठान लिया। और ठानने के बाद ये लगातार जो है साल दर साल महिलाओं की हत्या करता रहा। तो एक ब्रोकन मैरिज, एक टूटी हुई शादी एक इंसान को कैसे सीरियल किलर बना गई, ये कहानी उसी की है। और ये कहानी मैना रमुलू नाम के एक ऐसे सिरफिरे सीरियल किलर की है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टारगेट करता था, उनको उनके साथ अब्यूज़ करता था, और फिर उन्हें मौका पाकर उनकी जान ले लेता था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और दुखद बात यह है कि एक ऐसा सीरियल किलर जो पुलिस की हिरासत से या अस्पताल से भाग जाता है, उसके बाद वो सालों साल पकड़ा नहीं जाता है, 9-10 हत्याएं भागने के बाद वो फिर कर देता है, फिर पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर से उसे अदालत से ज़मानत मिल जाती है। ये हमारे पुलिस की जो कमी है और हमारे जो लीगल सिस्टम की जो कमी है, उसको ये कहानी, ये वाक़या उजागर करती है। मुझे लगता है आज की कहानी या आज का वाक़या यहीं तक। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके मैसेजेस जो आप हमें भेजते हैं, हम वो मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपके कुछ कमेंट्स का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तो उस सिलसिले को बरकरार रखते हुए पिछले हमारे वीडियो में जो एक मेरठ की स्टोरी थी, उस वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, उनमें से कुछ कमेंट्स को मैं अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बी विथ मी। सुजय जनार्दन, इन्होंने लिखा है क्राइम नेवर पेज। बिल्कुल सही बात आपने लिखा है कि अपराध करके इंसान बच नहीं सकता और उसका हासिल जो है कभी पॉजिटिव नहीं होता। मैना रमुलू के इस मामले में भी लीजिए, ये सीरियल किलर था ज़रूर, इसने बहुत सारी महिलाओं की जान ले ली। कुछ कमी हमारी पुलिसिंग और न्यायिक व्यवस्था में है, जुडिशियल सिस्टम में है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आखिरकार वो फिर पकड़ा गया, और इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उसे आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फांसी की सज़ा होनी चाहिए कायदे से, तो अगर इतना खूंखार सीरियल किलर है। और फिर वही बात साबित होगी कि क्राइम नेवर पेज। भविष्य चौहान, इन्होंने लिखा है कि सर अब लोग इतना शॉर्ट टेम्पर हो जा रहे हैं कि बात बात पर मारने आ जाते हैं। ये पिछली जो कहानी, पिछला जो वाक़या हमने आपको सुनाया था, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वो स्टोरी, वो कहानी नहीं सुनी है तो प्लीज़ उसको क्राइम तक पर जाकर देखिए। मेरठ की एक कहानी है जिसमें एक इंसान ने एक ऐसी वजह पर दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया कि उस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अर्शप्रीत संधू, इन्होंने उसी स्टोरी के बारे में लिखा है कि सर दोनों की गलती है, मतलब जिसने मर्डर किया उसकी भी और जिसका मर्डर हुआ उसकी भी। प्रवीण कुमार, इन्होंने लिखा है लव यू सर, मैं प्रवीण कुमार दिल्ली से आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी एक तस्वीर घर में लगाना चाहता हूँ। क्या इजाज़त है? तो आपके जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके जैसा मेरा एक प्यारा बेटा है, मैं उसे आपके आशीर्वाद से आपके जैसा जर्नलिस्ट बनाऊंगा। आशीर्वाद चाहिए उसे। प्रवीण जी, दिल की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं, और आपके बेटे अनमोल को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। पता नहीं मैं आशीर्वाद देने के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन चूंकि हमारी सनातन परंपरा में जो भी सीनियर होता है या किसी से बड़ा होता है वो दूसरे को ब्लेस करता है, तो मैं ब्लेस करता हूँ। भगवान उसको बहुत खुश रखे और बहुत कामयाब इंसान बनाए। बल्कि लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रवीण भाई, अगर वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है तभी बनाइए। अपनी जो सोच है उसको उसके ऊपर प्लीज़ इम्पोज मत कीजिएगा। और इतनी जल्दी, अब मुझे नहीं पता आपका बेटा कितना बड़ा है, इतनी जल्दी अपने बेटे के
मतलब ग्रोथ को लेकर, बड़ा होकर वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आप उसको बता ज़रूर सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, तुमको जो अच्छा लगता है बनो, लेकिन उस पर थोपिएगा मत कुछ। ये मेरा एक ब्रदरली सजेशन है आपको। कृष्णा बी सिंह, इन्होंने लिखा है कि मंजूनाथ जो ऑयल ऑफिसर थे जिनकी हत्या हो गई थी, उसकी कहानी, उनका वाकया मैं सुनाऊं। मुझे लगता है इसके बारे में शम्स सर आप लोगों को सुना चुके हैं। तो कृष्णा जी, हो सके तो एक बार क्राइम तक का जो फाइल्स है, जो पुरानी स्टोरीज है, उसमें एक बार देखिए, घूम टहल कर आइए, हो सकता है कि आपको वो कहानी नज़र आए। किरण सेठ जी ने लिखा है, गॉड ब्लेस यू बैनर्जी जी। थैंक यू वेरी मच किरण जी। मीत मलिक, आप ना किसी को बंदा ना बोला करो, आपकी अपनी स्टोरी में व्यक्ति बोला करो, थोड़ा लोफर वर्ड लगता है बंदा, आप अच्छी स्टोरी सुनाते हो, ओके बाय, गुड लक। मीत जी, मैंने आज भी शायद बंदा बोला है। देखिए, बंदा तो मुझे लगता है कि आप ऐसा सोच रही हैं मीत मलिक जी, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। अल्लाह के बंदे कहते हैं, है ना, नेक बंदा कहते हैं। और दिल्ली, पंजाब और नॉर्थ इंडिया में बंदा किसी मेल मेंबर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, बंदी किसी महिला, लड़की या फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो इसमें कोई ये वर्ड कोई स्लैंग या आपत्तिजनक या घटिया वर्ड है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। मतलब मेरी समझ के हिसाब से तो नहीं है। अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सूरज देवरा जी, सर डीएसपी देवेंद्र सिंह केस में क्या अपडेट है? जो टेररिस्ट के साथ पकड़ा गया था वो आप बताइए। और इन्होंने लिखा है कि पिछली बार आपने मेरा नाम गलत लिया था, मेरा नाम सूरज देवरिया नहीं है, सूरज देवड़ा है। इस बार तो आपका नाम सही लिया है। और बाकी देवेंद्र सिंह जी के बारे में अगर कोई रिसर्च मिल पाया तो बताऊंगा। अंकित पांडे जी, हंसने पे पूरी महाभारत हो गई थी, इन्होंने लिखा है मेरे उस पुरानी कहानी को लेकर। अतुल गौड़ लिख रहे हैं, बैनर्जी सर लुकिंग स्मार्ट। थैंक यू वेरी मच अतुल जी। रोशनवत राय, उर्दू कम बोलो, हिंदी में फोकस करो जी। ठीक है रोशन जी, आपका नाम भी उर्दू का ही है, रोशन। डोंट टेक इट अदरवाइज। मैंने इन अ लाइटर नोट ये बात कही, ये कोई पलटवार करने वाली बात नहीं है। दीपक अरोड़ा, गुड जॉब भाई साहब। थैंक यू दीपक जी, वेरी गुड स्टोरी। सुरेश परिहार, जय श्री महाकाल, एमपी उज्जैन से सुरेश परिहार, कैसे हो सर, इन्होंने लिखा है। अच्छा हूँ दोस्त, थैंक यू वेरी मच। सुयश यादव, शमीम की हत्या, इन्होंने उस घटना के बारे में लिखा है। तो उस घटना के बारे में मैं अभी और यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वो स्टोरी नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखिए, तो ठीक रहेगा। लेकिन सुयश जी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। नवीन गजरा, इन्होंने भी लिखा है कि कातिल ने सही किया। ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखिए, मुझे लगता है कि कत्ल करना जो है, अगर आत्मरक्षा में आप करते हैं फिर तो ठीक है। ठीक क्या है, मतलब फिर तो कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। आत्मरक्षा में करते हैं तो इंसान के पास वाकई कोई चारा नहीं है, अगर नहीं मारेंगे तो मर जाएंगे, तो कर दिया, वहाँ पर हो सकता है माफ़ी मिल भी जाए। लेकिन बाकी अगर इंसान रुक ठहर कर, संभल कर किसी का कत्ल करता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। उसके लिए कानून है, सज़ा कोर्ट से ही होनी चाहिए। आप कहेंगे कि भाई अभी आप सीरियल किलर की कहानी सुना रहे थे, वो सीरियल किलर जो है 16 लोगों की हत्याएं कर दिया, कहाँ उसे सज़ा हुई, वो बाहर घूम रहा था, ज़मानत मिल गई, भाग गया। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी सच है, अनगिनत ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों को सज़ा हुई, जिसमें लोग आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहे हैं। कुछ एक मामले ऐसे भी हैं जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हाल ही में निर्भया केस के आरोपियों को फांसी पर लटकाया गया था। तो इसलिए पूरा जो हमारा लीगल सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, और हमें अपना बदला जो है अपने दुश्मन से खुद ही लेना है, ऐसा नहीं कह सकते। और इस तरह से तो समाज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जीत रायचंद, गोटाराजी फैमिली के नाम से भी एक कमेंट है, इन्होंने लिखा है, आई जस्ट लव द वे यू टॉक। थैंक यू वेरी मच, इन्होंने फैब्यूलस लिखा है, अगेन थैंक यू वेरी मच। प्रीतीश बालकुंदे राधे, नाइस वॉइस है, जय हिंद सर, इन्होंने लिखा है। अमान खान, सो नाइस स्टोरी। स्मृति थापा, इन्होंने लिखा है कि कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगता है। और आर के मेघवाल उर्फ अन्ना, इनका भी कमेंट है। मेरी क्रॉम्पटन हमारी रेगुलर व्यूअर है। नाइस इन ब्लू सर, उन्होंने लिखा है, उस दिन मैंने कुछ पहना होगा, हाँ एक ब्लू स्वेटर मैंने पहना था। हफीज़ा सुतार, नहीं आई एम सॉरी, हुज़ाइफ़ा स्टार ऑफिशियल ये लिखा हुआ है। तो इन्होंने शम सर से कुछ सवाल पूछा है, तो आई होप वो पढ़ेंगे ये कमेंट ज़रूर, और मैं बाद में उन तक ये कमेंट पहुंचा भी दूंगा। याना 2020 एक आईडी है,
उन्होंने भी कमेंट किया है। बाकी KMH आईडी है, अंकित मिश्रा एक्सपर्ट लाट के नाम से कमेंट है। उन्होंने लिखा आई डोंट लाइक दिस वॉइस, उनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा जी, इनका कमेंट है। AP के नाम से आईडी है, उन्होंने लिखा है। फ्रेड BTN, इन्होंने बताया है कि वो भूटानीज़ रिफ्यूजी है जिनका जन्म भूटान में हुआ, नेपाल में बड़े हुए और फिलहाल वो यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। और उन्होंने लिखा है कि आई एम योर बिग फैन, माई होल फैमिली लिसन टू यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेड, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। इकबाल खान, गुड सो गुड भाईजान, इन्होंने लिखा है। ये नाम थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए प्रोनाउंस करना हर बार, क्योंकि हो सकता है कि कुछ साइलेंट वर्ड्स इसमें होते हो। टी सेरिंग धारग्याल, तो टी साइलेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, तो अगर टी सेरिंग है तो मैंने पढ़ दिया, नहीं तो सेरिंग धारग्याल। नॉर्थ ईस्ट से मुझे लगता है कि कोई सज्जन है। प्लीज़ आप अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन भी लिखने की कोशिश कीजिए ताकि हमें पता चले कि मैंने सही पढ़ा या नहीं। कृष्णा राव झुंझुनू, JP राज पुरोहित, इन्होंने लिखा है कि बिना हाथ हिलाए भी आप कहानी सुना सकते हैं। तो JP राज पुरोहित जी, आप क्यों चाहते हैं कि मैं ऐसे करके कहानी सुनाऊं किसी पुतले की तरह? अगर हाथ हिला रहा हूं तो ये तो नॉर्मल है, हिलाने दीजिए दोस्त। खैर, इन्होंने ये भी लिखा है पहले से अच्छा है। और इन्होंने लिखा कि दिल्ली, UP, बिहार में ज़्यादा क्राइम क्यों होता है सर? देखिए, ऐसा कोई रिसर्च मेरे पास नहीं है। अपराध की घटनाएं बहुत होती हैं, हर जगह होती हैं। UP, बिहार में आबादी है ज़्यादा ज़रूर, और मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टेट सबसे आगे है। लेकिन हाँ, जहाँ पर अशिक्षा होती है, जहाँ पर बेरोज़गारी होती है, जहाँ पर पिछड़ापन होता है, वहाँ पर अपराध की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और दुर्भाग्य से ये जो राज्य हैं वो ह्यूमन इंडेक्स में बहुत ऊपर तो नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। राघवेंद्र तिवारी जी, मोज़ाइक MC के अनुराग राय, इंडियन लवर, मेरा नाम आदिल है सर, ये मैसेज मिस्टर खान साहब को बताएं। खान साहब की स्टोरी के समय प्लीज़ आप आदिल उनको मैसेज लिखें, बाकी आपका मैसेज मैं उन तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। मनी छेत्री जी, इन्होंने लिखा है कि सर गायब ना हुआ करो। किशोर जाधव, कार्तिक धर्मराजन, शिवेंद्र पांडे, अब्दुल हक, अब्दुल शफ़ी, विद्या शिंदे, पेरमा फोर्स्ट के नाम से एक आईडी है। सिकंदर राणा, काजल शेख, राहुल ठाकुर, MD हक, मनीष कुमार, संकल्प शर्मा, आज़ाद खान, रोहित कुमार, संजय पाठक, तानिया आपसू, सुखविंदर सिंह, इन्होंने लिखा कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टोरी सुना रहे हो, ग्रेट। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी बेहतर हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग एंड गाइडिंग। साउथिया क्रिश के नाम से आईडी है, इन्होंने नमस्कार किया है और लिखा है वेलकम बैक, बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ। राकेश कुमार, राहुल वैताला, प्रतीक चंदेल, नीरज बिष्ट। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा हाँ, एक आसिया शद्दद के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि वो बंगाली हैं और मैं जिस तरह से फ्लुएंटली हिंदी बोलता हूँ, क्या मैं बंगाली भी बोल पाता हूँ? बिल्कुल आसिया, আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারি, বুঝতেও পারি, পড়তেও পারি, লিখতে পারি না, ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। खैर, जो लोग बंगाली नहीं हैं उनको शायद ये थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन मुझे मतलब अपना बंगाली होना याद आ गया। आज़म इद्रिसी, डायना वाल्टर। अब थोड़ा रैंडमली मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो अगर एक ही तरफ से सारा पढ़ता रहूँगा तो शायद दूसरों को शिकायत हो कि आपने मेरा नहीं पढ़ा नाम। अख्तर अली साहब, अनीता जांगिड़, साजिद खान बिजनौर, मृत्युंजय यादव, प्रिंस अब्दुल्ला, दो भाई ट्विटर वाले के नाम से भी एक आईडी है, बरैया विपुल, सुनील कुमार 56, संदीप कुमार, पबजी लाइट गेमिंग के नाम से आईडी है, सुनीता बागले, इट्स ऑल अबाउट यू के नाम से एक आईडी है। सुनीता जी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। रघुबीर सिंह, और इन्होंने लिखा है सुनीता जी ने कि लाइव शो अब चालू होना चाहिए। पवन कुमार, दीदारुल बापू, इन्होंने हेलो सुप्रतिम सर एंड सुरभि मैम, सुरभि आपके लिए भी इन्होंने विश किया है दीदारुल ने। मैं दीदारुल को जानता हूँ एज अ क्राइम तक के मेंबर, क्राइम तक के फैमिली मेंबर, ये नॉर्थ ईस्ट से इनका ताल्लुक़ है। शिखर सिंह जी, इन्होंने लिखा है कि बार डांस कुछ ज़्यादा वल्गर नहीं होता, लेकिन उसे लौंडा नाच से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, वो कुछ ज़्यादा ही वल्गर होता है। शिखर जी ने
बहुत गहराई से दोनों डांस देखे हैं। बहुत अच्छा बैनर्जी जी, राकेश इंदौर, संजय शर्मा, बंटी वन्निस, शाह आलम जैदी, परूप श्रेष्ठा, ताहिर हुसैन, सतीश इंगले, सुमित दास, रणवीर राजवंशी, तापस विश्वास और सुरेश कुमार। बहरहाल आज इतने ही लोगों के नाम मैं पढ़ पाया और इतने ही लोगों के कमेंट्स पढ़ पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जिन लोगों के नाम या कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया उन्हें मैंने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक साथ नहीं पढ़ पाता हूँ, तो इसीलिए कोशिश करता हूँ कि कुछ कमेंट्स ऊपर से लूँ, कुछ नीचे या जो पहले कमेंट्स आए हुए हैं वो भी पढ़ूँ, कुछ लोगों के नाम पढ़ लूँ। तो ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को भी ध्यान से सुने और अपनी राय, अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे और मेरी सहयोगी सुरभि को इजाज़त दीजिए। बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।